अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो हमारा सेकंड नॉवल जो है वो स्टार्ट है। आज है एपिसोड 2। फर्स्ट एपिसोड जो है वो अपलोड कर दी गई थी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। नासमझी के आलम में मिसेस शराजी को देखते जन्नत की मुस्रिब निगाहें उस सर पर आकर ठहर गईं। इसकी तमाम तर तवज्जो अब भी वहीं थी, खिज़ां से मुरझाए हुए दरख्तों और पत्तों पर। आजमाइश की वादियों में भटकते हर इंसान को इस आयत पर गौर करना चाहिए, हर मरीज को, हर स्कीम को, हर अलील को। वो कह रही थी फ्रेम पर जन्नत की मखरूती उंगलियों की गिरफ्त यकायक मजबूत हुई थी। इस आयत का सिर्फ वही मतलब नहीं जो हम अक्सर पढ़ या समझ लेते हैं। इसका एक और मतलब है, इसके हरूफ में कहीं छुपा हुआ है। इनका लहजा पुरसरारियत में ढला था। दूसरा मतलब जन्नत के लब हिले। मिसेस शिराज़ी लबों पर मध्यम से मुस्कुराहट लिए इसे चंद लम्हों तक देखती रही। चलो मैं तुम्हें एक हिंट देती हूँ। मैंने जानबूझकर युसरा के अल्फाज को नुमाया किया है ताकि मेरी तरह किसी को दिक्कत का सामना ना हो और इसे आगाज पकड़ने में कुछ आसानी हो। अपनी बात के इख्ताम पर धीरे से मुस्कुराते हुए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक चेयर का रुख दरवाजे की तरफ मोड़ दिया और जन्नत की कमाल पेंटिंग हाथों में लिए अपनी जगह खड़ी रह गई। जन्नत, खुदा के लिए जन्नत, जन्नत मेरा बच्चा। शोर एकदम से बढ़ा था, आवाजें तेज हुई। एक सन्नाटेदार थप्पड़ इसके गाल पर पड़ा और वह लहरा कर कांच के टुकड़ों पर आन गिरी। अम्मी, वो रोते हुए दबी आवाज में चीखी थी। अम्मी, अम्मी। यकायक ही इसकी आंख खुल गई। वह हड़बड़ा कर एक झटके से उठ बैठी थी। अम्मी। लबों में हल्की सी जंबिश हुई थी। कपकपाते हाथों में शाल भींचते हुए इसने किसी एहसास के तहत सर उठाया। अगले लम्हे फारिस मजदान की शोलाबाज निगाहों की जद में आते ही बरव कि इसका दिल रुक गया, आंसू थमके। वो जिस तरह से देख रहे थे, इसे लगा वो सांस भी ना ले पाएगी। एक बार फिर वो इसके आराम में मुखल हुई थी और एक बार फिर वो इसकी आवाज से बेदार हुआ था। गुज़िश्ता कई रातों से यही हो रहा था। वो सोते में अक्सर डर जाती, रो पड़ती, चीखने लगती। मुजरिमों की तरह शर्मसारी से सर झुकाकर उसने बिछाने पर फिसलती लट को कान के पीछे अड़ेसा, ब्लैंकेट और तकिया उठाया और कमरे से निकल गई। लाहौर में डबल सोफे पर बैठते इसका जब्त खत्म हो गया। आंखें चलक पड़ी, सुर्ख होठों पर फैलता खून, क्रीम चाय पर ढलता हुआ वजूद। इनकी आंखें धुंधलाने लगी, वजूद कपकवाने लगा। माजी एक बार फिर इसके आवाजों पर बेदार हो चुका था। खुदा तुम्हें इसकी सजा दे, इसकी वो सजा देगा जो तुम सारी उम्र याद रखोगे। शोर एक बार फिर उठा, आवाज समातों में थोड़े की तरह लगी थी। पेशानी के घुटनों पर टिकाए वह हिचकियां लेकर रोने लगी। आहट के साथ कमरे का दरवाजा झटके से खुल गया और जिसमें आंसू पहुंचे इसने बेख्तियार सर उठाया था। राहदारी में बेडरूम के दरवाजे में कहर खड़ा वह कहर बार नजरों से इसे देख रहा था। अटेंशन सिकनेस की बुड़बुड़ाहट वाज़िह थी। एक नफरत भरी निगाह जन्नत पर डालते हुए झटके से पलट गया। हिचुआ गला घूंटते सिसकियां लबों तले दबाए वैसे गीली आंखों से देख कर रह गई थी। जहन की स्क्रीन पर अब कोई मंजर न था, न समातों से कोई आवाज करती। एक जामी सन्नाटा था जो हर तरफ छा गया था। नफरत भरी एक ही निगाह काफी थी इसे दर्द नाक मल से बनाकर हाल में भटकने के लिए। तुम्हारा नसीब जो तुम्हें यहाँ लाया है। तारीकी में अक्स रोशन हुआ, आईने पर दरारें पड़ गई। मवादना शुरू हो चुका था। वह चेहरे एक हो गए, अजियत फनफिलाए वजूद से लिपट गई। दुनिया का सबसे हसीन और शफाफ जज्बा मोहब्बत का है, जिसमें में सलाहियत है नफरत की हर चट्टान को पाश पाश कर देने की। मोहब्बत बहुत भारी और मुश्किल लफ्ज था ये इसके लिए, जो लोगों से अदा होता, ना खुशी का एहसास दिलाता, जो उम्मीद जगाता या ना गिर दिलाता। मोहब्बत आईना सामने था, आईना वाज़ेह था। जन्नत ने आंखें मीच ली, लब भींच लिए। गुज़िश्ता कई रातों की तरह वो रात भी इसने आंखों में काटी थी और दिल माज़ी के अज़र से लपटा सारी रात रोता रहा। वो फारिग-ए-ज़ान के लिए अदम थी, मुआवरी थी, ना नज़र आने वाली ऐसी तख्लीक जिसके होने ना होने से इसे कोई फ़र्क पड़ता था। फ़र्क पड़ता भी तो क्यों? क्या वह इसकी मर्ज़-ओ-मर्ज़ी से इस घर में लाई गई थी? नहीं, हरगिज़ नहीं। तो फ़र्क क्यों पड़ता? क्यों? कमरे में तो जैसे-तैसे वैसे बर्दाश्त कर चुका था, मगर अपनी ज़ातियत में ना किसी किस्म की मुदाख़लत बर्दाश्त करता था, ना ही इसे अपनी ज़िंदगी में कोई मुकाम देने को तैयार था। गुस्से का इंतहा तेज़ मुश्तिल। यही वजह थी वो खुद में मोहतात हो गई, जो इस घर में इस तरह से रहने लगी जैसे वो चाहता था। अजनबियों की तरह मुसाफिर होता है, चंद रोज़ जिन्हें चंद रोज़ यहाँ ठहरना है और फिर चले जाना है, मगर वो मुसाफिर नहीं होना चाहती थी, अजनबी नहीं रहना चाहती थी। लेकिन इसके बस में था ही क्या? वो खुद को इतना कमज़ोर, लाचार महसूस करती थी कि हक़ के लिए आवाज़ तक ना उठा सकती। फारिस ने हदूद का तयन किया था, तो वो भी अपने ख़ौल में बंद हो गई थी। इसने खामोशी को पसंद किया, तो वो भी सहमत म्यूट हो गई थी। मगर ये खामोशी अब इसे अंदर ही अंदर मिटाने लगी थी। इसकी उलझन बढ़ने लगी थी। एक मुअय्यन मुद्दत तक वो निकाह का पाबंद था। एक मुअय्यन मुद्दत तक वो अपने इसे घर में रखे हुए था। जब वो मुद्दत तमाम होगी, जब वो वजह इख्तिताम होगी, इसके बाद इसके आगे क्या? तलाक का तस्वुर इसकी रूह खींचने लगता था। कॉन्ट्रैक्ट का ख़्याल अज़ियत बढ़ाने लगता था, मगर वो करती भी तो क्या? नफ़रत की इस दीवार को ढाती भी तो कैसे? वो तो खुद खालिद-दामन थी। हालात से लड़ने के लिए तो अब इसके पास एक मोम से उम्मीद भी न थी। एक्सक्यूज़ मी। पार्क से वापसी पर वजदान हाउस के बैरूनी गेट से अंदर दाखिल हुए, चौंक कर रुकी। मुड़कर देखा तो सामने यज़दानी हाउस के मेन गेट पर जीन्स और स्क्वायर टॉप में मलबूस लड़की से हाथ से रुकने का इशारा करती
उजरत में कदम उठाते इसके पास आ गई थी। भवन से गिरकर पहले इसने जन्नत को देखा, सर से बातों पर वरदान हाउस पर यूं नजर डाली जैसे तसल्ली चाह रही थी कि इसकी आंखों ने हरगिज धोखा नहीं खाया। इसके बाद पेशाने पर बल और आंखों में शक्ल ये वसीने बाजू पर बांधे इसके करीब हुए। आपकी तारीफ जन्नत ने भवन काकर इस लड़की को हैरत से देखी। तुम्हें क्या लगता है, इसने कहा तो लहजे से नकवारी झलक रही थी। फारस भाई के आगे पीछे परवानों की तरह फिरने वाली लड़कियों में से एक। इसने तबस्सुर उठाया। तो क्या तुम भी इनमें से एक हो? जन्नत ने संवारा। वो जल्द सीखी तब सीखी लेकिन आगे से कुछ ना बोली। कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो? वही तफ्तीशी अंदाज। तुम कौन हो और मुझसे क्यों पूछ रही हो? जन्नत ने आपके ठीक ठाक सी क्लास से निठानी। आई एम हीरू, मैं फारिस फैजान, मेरे डैड का बिजनेस पार्टनर है। शराजी खानदान के साथ हमारे फैमिली टर्म्स है। गर्दन अकड़ाकर उसने तर्क और तुम रुक कर एक बार फिर सर पैर जन्नत का जायजा लिया। तुम कौन हो? जन्नत ने चंद लम्हों तक से बेतासुर नगाहों से देखा, फिर अंदर दाखिल हो गई। आई एम चुटकी फिर टटकी। इस तरह वो पहली बार नजरअंदाज हुई थी। सदमा कर रहा था। निकलने में चंद लम्हे लगे। उससे फिर सर पट इसके पीछे भागे। सफेद रविश पर इसका रास्ता रोक कर खड़ी हुआ। आई एम एंगेज्ड। इसने हार लहराकर अपनी अंगूठी जन्नत को दिखाई। गुड टू नो। एक बार फिर जन्नत इसे मुकम्मल नजरअंदाज करते मरकजी दरवाजे की जाने पड़ी। अहमद जमीर इसके बराबर कदम उठाने लगी थी। कुछ देर पहले जो खफकी की तादाद वो अब खत्म हो चुकी थी। वैसे क्या चल रहा है? घर तक आ गई हो? कहाँ तक बात बनी? लहजे में इश्तियाक था, तेजस्वी एक्साइटमेंट थी। जन्नत से देख कर रहेगी। वैसे मैं तुम पर वादा तो कर रही थी, ये कोशिशें इन पर नहीं चलती। वो इसके बराबर कदम उठाने लगी। किसी और चारे की फ़िज़ाएँ मख़लूक़ हैं। लड़कियों से ये 10 20 30 कदमों की दूरी पर रहते हैं। खड़े-खड़े मुँह पर बेइज़्ज़ती कर देते हैं। ठहाके मग़रूर, लेकिन मेरे साथ वो अच्छे हैं क्योंकि मैं इनकी बहन हूँ। मतलब असल वाली नहीं, लेकिन वो अज़हर भाई के दोस्त हैं, इसलिए वो मेरे भी भाई जैसे ही हैं। और सच पूछो तो मुझे भी बड़ा अरमान है इनकी शादी का। वो जन्नत के साथ अंदर आ गई। तो मैंने सोच रखा था कि इनकी शादी पर खूब हल्ला-गुल्ला करूँगी। आखिर इतना अंदाज़ करवा रहे हैं तो वो आंटी तो बस इनकी ना से आजिज़ आ चुकी हैं। एक बार मैंने इनसे कहा था ये ऐसे नहीं मानेंगी, गन पॉइंट पर निकाह करवाएँ। ये जज़्बाती ब्लैकमेल करें इन्हें, या फिर एजेंसी वालों से बात करके इन्हें पहले अगवा करवाएँ, फिर रिहाई की शर्त निकाह रखें। और आंटी इतनी मासूम है, वो मेरे मशवरों से ही डर जाती है। जन्नत के पीछे वो अमेरिकन तर्ज के शानदार किचन बैग की ज़ुबान अभी भी चले। असल में वो ख़ासे मग़रूर वाक़ई में इन्हें कोई लड़की पसंद ही नहीं आती, ना वो अपने पसंद आते। बस यही कहते रहते हैं मैंने शादी नहीं करनी। भई ये डायलॉग तो हम लड़कियों के हैं, फ़ारिस भाई ने चुरा लिए हैं। अब बंदा पूछे क्यों नहीं करनी? तो कहते हैं बस नहीं करनी। ये लाइन भी हमारी है। कैबिनेट खोलकर जन्नत ने 2 गिलास कर लिए, फिर इनमें लाइम जूस डेला पुश अहमद ज़हीर की तरफ थी, जो काउंटर टेबल के पास खड़ी हाथ हिला-हिला कर कह रही थी, ऐसी-ऐसी लड़कियों के रिश्ते उन्होंने ठुकराए हैं, ऐसी-ऐसी लड़कियों के कि मैं क्या बताऊँ। जन्नत ने ऐसे लाइम जूस, केक और पेस्ट्री के साथ पेश किया। तो तुम यहाँ काम करती हो? पूछते हुए इसने यहाँ-वहाँ भी देखा, शायद वो हेड सर्वेंट हो या घर के मुंतज़िमा या फिर मुंशी शराज़ी की कोई स्टूडेंट। जन्नत ने नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर मैं जन्नत कमाल हूँ। फ़ारिस फैज़ान की बिल्ली। जूस पीते हुए अम्मा को ज़ोर का अच्छू लगा। ग्लास रखकर बुरी तरह खांसते हुए इसने जन्नत को देखा। कुछ हैरत, सदमा और बेयकीनी, फिर हँसी और बेसाख्ता चेहरा। नाइस जोक, आई लाइक इट। हँसते-हँसते बेहाल, फिर हँसी ज़ब्त करके बड़े प्रोफ़ेशनल अंदाज़ में काउंटर पर कोनिया जमा कर आगे हुए। देखो अगर तुम इनमें इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। फ़ारिस भाई को इस शादी पर आमादा करने के लिए बाकायदा एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है। हमें एक जाल बिछाना होगा, ऐसा जाल जो इनके दिल को काबूज़ कर ले। सर झुकाए बड़े पुरस्कार अंदाज में बात करती है वो। जन्नत के लबों पे मुस्कुराहट पड़ गई। अरे अरे, तुम तो अभी से शर्मा रही हो। आयमा काका मसड़ियों पर नजर पड़ते जन्नत की मुस्कुराहट सिमट गई। फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मिलकर गेम खेलते हैं, फारिस भाई के साथ कोई चाल चलते हैं, देखना खुद से हाँ करेंगे वो शादी के लिए। सर पर चिपक रसीद हुई थी, ऐसे ये कहे खतरे का अदरा का लफ्ज गुम हो गई, लेकिन वह इसके खुफिया गुफ्तगू सुन रहा था, सुन चुका था। अल्लाह फारिस भाई, एक तो आप भी ना पूरे 3 माह बाद वापस आई, मगर मुझे जो आप कभी मेरा अच्छे से इस्तकबाल करें, किसके साथ गेम खेलना है और किसके लिए चाल चलनी है, इसके साथ तासुरात सख्त माथे। आँखों में जन्नत ने पहली बार नरमी देखी थी। वो मैं असल में आयमा इकलाई हूँ। वो क्या असल में? ज़रा सा सख्त तासुरात के साथ वो मैं इनसे एक नॉवल डिस्कस कर रही थी। इसने जन्नत की तरफ इशारा किया। फ़ारिस ने नज़र उठाकर जन्नत को देखा, वो हनूज़ इन्हीं तासुरात के साथ खामोश खड़ी थी। मज़ीद कुछ भी कहे बगैर वो सर झटक कर चला गया। डिड यू सी दैट? आयमा ने बड़ी अम्माओं की तरह फ़ारिस की तरफ इशारा करके अपनी पहचाने को छुआ। ऐसे ही हैं ये। ये नहीं कि बहन 3 माह बाद आई है तो ठीक से सलाम दुआ करें, नहीं बस ऐसे ही गुस्से में रहना है। एक बार फिर सारी हमदर्दी से बैठ गई और जन्नत की तरफ मुड़ी, जो घूंट-घूंट जूस पी रही थी। एक बार फिर सोचो, चिड़िया सी तो हो, गुज़ारा कर लूँगी इस तूफ़ान के साथ। आयमा लाउंज से फ़ारिस की आवाज़ है। अब क्या करती है? मैंने वो वहीं से चिल्लाई। फिर लाइम जूस एक साँस में चढ़ाकर स्टूल से उतरी। अभी चलती हूँ, फिर आऊँगी, फिर मिलकर डिस्कस करेंगे कि इस देव को कैसे कम करना है। एंड प्लीज़ अगर तुम फ़ारिस भाई की कोई एम्प्लॉयी हो तो इसके रूम में आने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लेफ्ट, ठीक है ना? और मिसेज़ जज कहाँ होंगी? वो इस वक़्त सो रही होंगी। इन्हें बता देना आयमा आई थी, इनसे फिर मिलने आऊँगी। फ्लैंक किस देकर फ़ारिस के साथ मुठभेड़ अंदाज में लड़ती चलती बाहर निकली। जन्नत का खामोश निगाहों ने ग्लास फाड़ के इस बार फ़ारिस का दूर तक ताक़ुब किया। खुश हो? हैंड रीलिंग पकड़ कर सीढ़ियाँ चढ़ते इसके कदमों की हरकत थम गई। निगाहें स्क्रीन पर बढ़ते मैसेज पर यूं ठहरी कि आसपास से गाफिल हो गई। कुछ देर पहले इसकी सारा खाला और सजा के साथ वीडियो कॉल हुई थी। अब अम्मार का मैसेज आ गया। ना सलाम ना दुआ, डायरेक्ट सवाल। वो सवाल जो सारा खाला ने भी इससे नहीं पूछा था। मामा से तो काफी हंस कर बातें कर रही थी, तुम दूसरा मैसेज हल्क में उभरती खिलती को इसने वो मुस्कुरा उतारा। ये इतना हंसम सुनाना कब सीखा तुमने?
तीसरा मैसेज, एक्टिंग तो कमाल की है, बहुत इम्प्रेस हुआ मैं। साथ ही हंसी, मुझे मोबाइल हाथ मिले वो अपनी जगह थम कर रह गई। नानी काम में शिरकत की, इसने ना ने वलीमा अटेंड किया। अजनबियत तो नाती के खाला का बेटे थे, मगर इस तरह के चुपचे सवाल, जो सवाल कम जवाब ज्यादा लग रहे थे, वो इसके लिए भाई जैसा शफीक मेहरबान एहसास करने वाला, जरा सी बात पर इसके लिए आपे से बाहर हो जाने वाला, सारा खाला की फैमिली का हर मेंबर इसके लिए ऐसा ही था। मगर इसके ये चुपते सवाल, वो इसे इतना कैसे जान सकता है, इस तरह से कैसे जान सकता है, इसका ज़हन उलझन का शिकार हुआ कैसे हुआ हमार। इसने संभल कर मैसेज किया, क्या मैं इसे अपने सवालात का जवाब समझूं? जवाब आया। वो कुछ हैरत से स्क्रीन को देख कर रह गया, अपने पीछे ढेर सारे सवालात छोड़े। अगले लम्हे वो ऑफलाइन हो गए। जन्नत कमाल तशवीश में मुब्तला अपनी जगह खड़ी रह गई। तुम दुआएं नहीं मांगती जन्नत? नमाज़ मगरिब के बाद वो मेरे रिश्तेदार के बराबर बैठी, खाली खामोशी से कलीन के रेशों को छेड़-छाड़ कर जब उन्होंने सवाल पूछते से चौंका दिया। दुआ, एक पुकार, एक उम्मीद, एक यकीन, एक सदा। माफ़ी तो माँगती हूँ। वो कारपेट पर उँगली से लकीर खींचती, झुके सर के साथ आईसीयू से बोल रही थी। और दुआ, आपको जन्नत से सर उठाकर न देखा, कुछ हैरत, कुछ उलझन, कुछ घबराहट से। मुझे शराजी की अहमियत में रहते हुए ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इसे अजनबियत या किसी खौफ का एहसास हुआ हो। वह ऐसी ही थी, इतनी ही शफीक, इतनी मेहरबान, नरम मिजाज, अखलाक हसना की मालिक, मगर अब वो इसे एक ऐसे रास्ते की वापस सवार कर जिसके बारे में वो खुद भी ठीक से कुछ जानती ना थी, भूल गई थी वो। छोड़ दिया था सब इसने। उसर जिसरा की पेंटिंग अब सामने दीवार पर लगी नजर आ रही थी। इसकी निगाहें वहीं कहीं थी, उसर पर फिसलती, इसरा पर भटकती, मगर ज़हन कहीं और था, तवज्जो कहीं और थी। जन्नत, इसे सोचो में गलता देकर उन्होंने पुकारा, क्या मांगू? ऐसे अपनी आवाज बहुत दूर से आती हुई महसूस हुई। कितनी देर तक मुझे चाहती इसकी खाली आंखों को मैं देखती रही, कोई उम्मीद, कोई यकीन, या फिर जिंदगी का कोई रंग। कुछ तो नज़र आएगा, मगर वहाँ क्या था? एक मुहीब तिरकी, ये एक मुहीब सन्नाटा। जो तुम्हारा दिल चाहे, उन्होंने नरमी से कहा। जो मेरा दिल चाहे, कोई छह फांस की तरह इसकी हालत में अटकी थी। निगाहें उस पर जा ठहरी। अगर जो अल्लाह ना चाहे इसके लब कब कबाए थे, ऐसा नहीं होता कि वह ना दे। कुछ दुआ कबूल नहीं होती आंटी, शिकायत भी सख्त लेवल पर है। कुछ चीजें नहीं मिलती, कुछ लोग नहीं मिलते, कुछ ख्वाब अधूरे ही रह जाते हैं, कुछ नुकसान पूरे नहीं होते। दीवार की खिड़कियों के इस पार शाम का मंजर इस तैरीशियों से उलझ गया था। दुआएं रद्द नहीं होती, जन्नत महफूज कर ली जाती है। जो आप मांग रहे हो वो ना मिले तब भी आपके हाथ खाली नहीं लौटाए जाते। अल्लाह हमेशा बढ़कर अता करता है। वो आपको हैरान कर देता है। आंखों में उभरती नमी को दबाते हुए जन्नत ने सर झुका लिया। क्या मांगे? ज़हन शायद अब भी यहीं अटक जाता है। जिसकी तलब थी या चाह रखती थी, वैसे मिल नहीं सकता। जो महरूमियत का मुकद्दर ठहरी थी, वो अता में बदल नहीं सकती थी। कुछ काम बस तख़य्युल थे, नामुमकिन, और कुछ मामलात में बेबस थी, कतई बेबस। आपकी दुआएं कबूल होती हैं? यूं ही सर उठाकर इसने पूछा। आवाज ऊंधी हुई थी। हाँ, होती हैं। एक खूबसूरत दुआ तो हाल में कबूल हुई है। मुस्कुराए। कौन सी दुआ? एक शब इश्तियाक तजस्सुस भरा इसकी आंखों में। यही कि मुझे फारिस के लिए एक अच्छी सी नेक सीरत लड़की मिल जाए। जन्नत की आंखों से इश्तियाक गुम हो गया। तजस्सुस की जगह अज़ियत न लगी। सर झुकाकर एक बार फिर अपने खौल में बंद हुई। कालीन पर लकीरें खींचने लगी। मैं से राजी गहरा सांस लेकर रह गई। दुआ मांगते रहना चाहिए, कबूल हो जाए तब भी, ना कबूल हो तब भी। कि दुआएं रद्द नहीं होती, जवाब जरूर आता है। झोली खाली नहीं होती है, इसमें कुछ ना कुछ जरूर गिरता है। वो जन्नत को देख कर रह गई। जन्नत सर झुकाए बिल्कुल खामोश बैठी थी। उफक से जमीन पर उतरती शाम के रंगों में आया सितारों के अंदाज था, जो उम्मीद का रूप धारे इसकी आंखों में जगमगा रहे थे। डाइनिंग टेबल को मुख्तलिफ चीजें से सजा कर जाने के बाद जब वो पानी का जग लिए वापस आई, तो फारिस फैजान सदर कुर्सी संभाल चुका था। स्याह ट्राउजर पर सफेद शर्ट में बिल्कुल वो आम चोलियों में था। फ्राक पेशाने पर बाल बिखरे थे। आंखों में सख्ती थी, ना ही खफी का कोई तासुर, मगर वो जानती थी अगले चंद लम्हों में इसके चेहरे के तासुरात कैसे होने वाले थे। वो कुर्सी खींच कर बैठी तो फारिस की भौहें सिकुड़ गई। गालिबन वो शाम के खाने पर इसकी मौजूदगी की तवक्को हरगिज नहीं कर रहा था। अमूमन वो भी मिसेज शराजी के साथ जल्दी खाना खा लिया करती, क्योंकि फारिस कुछ ताखीर से घर आता था, जिन्हें वक्त पर मेडिसिन लेना होती थी। मगर आज इसने ऐसा नहीं किया था। आज वो फारिस फैजान की मुंतजिर थी। मम्मी कहाँ है? अपनी प्लेट में पुलाव डालते हुए वो मुलाजिम पूछ रहे थे। आंखों में अब बेनाम सी खफगी लहर थी। साहब, वो अपने कमरे में खाना गुल खान ने बनाया है। इससे पहले चमचे के साथ अचानक पूछा। क्या इसके अंदाज, रवैये और लहजे से खुश खाइफ होकर जन्नत ने हल्क में उभरती गिल्टी को मुश्किल नीचे उतारा था। मुलाजिम ने एक नजर जन्नत पर डाली और फिर इसने नफी मसल है। आज का खाना जन्नत में, हम जुमला मुकम्मल होने से पहले ही वो प्लेट में चमचा पटक कर उठ गया था। जन्नत के चेहरे पर साया सा लहरा गया। गुलकार हाँ है। वो अब इंतहाई गुस्से के हाल में मुलाजिम से पूछ रहा था। वो 8 बजे अपने क्वार्टर चला गया था। मुलाजिमा आप भी एक लम्हे के लिए जैसे इसका गुस्से से खाए हुए थे। जेर कुछ रब कुछ बुढ़ाता हुआ वो पाँव पटक कर बाहर निकल गया। अब गुल खान की कार ने मुलाजिमा के चेहरे पर भी हवाएं उड़ी हुई थी। जन्नत कमाल अपनी जगह पत्थर हुई थी। इतनी नफरत इसका सांस रोका था। निगाहें मेज पर सजी इनवाय किस्म की डिशेस पर ठहर गई थी। नफरत से लड़ने के लिए मोहब्बत इसके पास नहीं थी, लेकिन एक कोशिश के शायद रवैये से काम चल जाए, अखलाक और खिदमत से फर्क पड़ जाए, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था। कपकपाती उँगलियों से गाल पर फिसलती लट को पीछे हटाते हुए कुर्सी धकेल कर उठ के मारे खपत, शर्मिंदगी और बेइज्जती के एहसास के तहत इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। उजलत में सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कमरे में बंद हो गई। कुछ वक्त उसने बालकनी में गुजारा। खुली फिजा में भी इसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी।
ये एक कागज़ी रिश्ता है जन्नत कमाल, ये सिर्फ़ कागज़ तक महदूद रहेगा। मम्मी को बहू चाहिए थी, सिर्फ़ एक बहू, यहाँ सिर्फ़ बहू बनकर रहो, बीवी बनकर मेरे सर पर मुसल्लत होने की कोशिश भूले से भी मत करना, वरना बहुत बुरा करूँगा मैं। वॉश बेसिन में झुककर इसने ठंडे पानी के चेहरे छींटे अपने चेहरे पर मारे थे। फिर इसने सर उठाकर खुद को आईने में देखा था, पानी आँसुओं की तमीज़ मिटा रहा था। रोई-रोई सी आँखें गुलाबी हो रही थी। वो इस हिस्से से राज़ी नहीं हुआ, वॉश बेसिन पर हाथ जमाए रोते हुए झुक के गई थी। बिल्कुल भी राज़ी नहीं है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि दूसरी से शादी के लिए वो सिरे से शादी के लिए तैयार ही नहीं थे। जन्नत ने बेसाख्ता निगाह उठाई थी, कुछ हैरत से अपना को देखा। खाला भी ये बात जानती थी, इसके लबों में जमी थी। उन्होंने फिर भी तुम हर बार ये क्यों भूल जाते थे? इस वक्त तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तुम्हारे चचा तुम्हारा रिश्ता सम्मान से तय करे थे, क्या वो तुम्हें मंजूर था? कारदार लहजा से जैसे छलनी कर गया था, वो कर्ब से लब भींच कर रह गई। एक लम्हे के लिए सुकूत थे, मैं इस घर में सिर्फ इसकी माँ की वजह से हूँ। आंटी हार्ट पे खुदा, अगर इनको कुछ हो जाता है तो वो मुझे इस घर से निकालने में एक लम्हा नहीं लगाएगा। इसकी आवाज गम से बोझिल तो इसकी सोच और फैसले को बदलना होगा, तुम्हारा काम है जन्नत। क्या सोच और फैसले बदलना आसान है? वो लब बड़बड़ाई थी, मोहब्बत हर काम आसान कर देती है। ये इसकी आवाज थी जो माजी का सफर तय कर रही थी। मोहब्बत वो तलखी से मुस्कुरा, मोहब्बत ही तो सबसे मुश्किल करती है। तुमने अपने गलतियों से कुछ नहीं सीखा, तुम अब भी वहीं इसी मुकाम पर तस्दीक उड़ाता हुआ लहजा इसकी धज्जियां में गिर गया। कुछ तकलीफ, बेबसी और आज़ादी से वो खुद को देकर रह गई। वही गलती, वही मंजिल, वही रास्ता। इसकी आंखों में आंखें डालकर से लड़ गया। तुम नहीं समझ सकती, नफ़े में सारे लाते हुए वशवसन पर झुक कर रोने लगी। तुम भी नहीं समझ सकती, क्या तुमने फारिस को समझने की कोशिश की है? वो एक लम्हे के लिए चौंकी, ठिठकी, फिर से बस करो। बुरहान अभी तक तुम्हारे हवासों पर सवार है। इसे इतने अचानक से कहा गया, वो कंग हो गई। साकित होकर से सामत हो गई। ऐसा ऐसा नहीं है। कुछ देर बाद जब वो बोलने के काबिल हुई तो लफ्ज़ हुआ, मुश्किल आ गया। ऐसा ही है। बेडरूम का दरवाज़ा बंद हुआ। कदमों के चार टाइल बाथरूम के दरवाजे तक आकर थम गई। बुरहान आज भी तुम्हारे हाथों पर सवार है। तुम इसकी वजह से अपने नए घर में कोई एफर्ट नहीं कर रही हो। तुम एक बार फिर खुद को हालात के धारे पर छोड़ रही हो। पिछली बार खाला आई थी और वो तुम्हें वहां से निकाल कर लाई थी। इस बार को निकाल भी इन्हीं की मदद करता जो अपनी मदद करना चाहते हैं। और तुमने इन 15-20 दिनों में किया ही क्या है? जन्नत का हल खुश होने लगा। निचला लब बेदर्दी से रगड़ते हुए इसने रोने पर काबू पाने की सही की। वो अपना हर दरवाजा बंद कर रहा है और तुमने ऐसा करने दे रही हो। वो तुम्हें अदम कर रहा है और तुम हो रही हो वही गलती, वही खता। अंदर का शोर हमेशा बढ़ ही जाता था। वो ठंडे पानी के छींटे चेहरे पर पड़ने लगी। फिर इसने कानों पर हाथ रखे, वही गलती, वही खता। आवाज बदस्तूर गूंज रही थी। दोपहर के वक्त दीवार गिर खिड़की के सामने सोफे पर नींद रात में मैगजीन के वर्ड गिरदाने करते इसकी आंख सकी और खुली तब जब समाज से दिल जोर से टकराई थी। हड़बड़ा कर उठते हुए इसने इसकी पहली नजर आयमा पर पड़ी। सुमन से गाल पर हाथ रखे इसे देख रही थी। तो ये अभी अभी मेरे कानों ने क्या सुना? तुम वाकई में, ओ गॉड, तुम वाकई इनकी वाइफ? ओ गॉड! इसने चेहरे के आगे हाथ जलाए हुए सांस लेने में दुश्वारी हो रही। जनरल घबराहट के आलम में उठकर बैठ गई। कंधे से फिसलते दुपट्टे को वापस जमाते उठने ही वाली थी कि आयमा इसके बराबर में टिक के मुझे अभी-अभी आंटी ने बताया, भाई और भाभी को भी इल्म था, लेकिन उन्होंने मुझसे छुपाए रखा। कहते हैं तुम सरप्राइज़ देना चाहते थे। ये सरप्राइज़ है या गोली सीधा दिल से गुज़र गया? मुझे इतना दुःख हो रहा है कि मैंने इनकी शादी मिस कर दी। साथ ही इसने अपने हथेली में इसलिए आई कांट बिलीव इट, उन्होंने शादी कर ली। गर्दन मोड़कर इसने जनक को देखा। आखिर सबने मेरे साथ ऐसा किया। कंधे से लगकर इसने रोना चाहा। पर सिर उठाए से एक बार भी देखा। क्या तुम्हें वाक़ई शादी आनन-फानन हुई है? एक ही दिन में रिश्ता रहा और शाम में निकाह और फिर रुखसती? क्या वाक़ई ऐसा? जन्नत ने पतले होकर सर इस्बात में हिला दिया। इस्बात में गर्दन हिलाई। आयमा ने एक बार फिर अपने सीने में हाथ, आँखों में बड़ों की सी शफ़क़त थी। यानी तुम चंद घंटे इनकी मदद थे, फिर मनगवा और फिर बीवी। अब की जन्नत से सच कहते हैं, अल्लाह के फैसलों के आगे इंसानों की नहीं चलती। फारिस भाई जैसे बंदों की शादी ऐसी हो सकती है। आनन-फानन निकाह की तस्वीर तो होगी। ज़रा वही दिखा तो मुझे। साइड टेबल से मोबाइल उठाकर इसे तस्वीर दिखाई। अल्लाह माशाअल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो। वाक़ई फारिस भाई के साथ तुम ही जच सकती हो। और ये फारिस भाई आपके फारिस की तस्वीर को ज़ूम इन करके देखा गया। ये ऐसे क्यों बैठे हैं जैसे मिर्ची चबाए हुए हों? हैं पूरे तूफ़ानी, ज़रा-सा मुस्कुराते तो कौन-सा जान निकल जानी थी। तस्वीर पर बेवकूफ़ी तबसरे कर रही थी। जन्नत ऐसा खामोश निगाहों से तकती, बिल्कुल चुप बैठी थी। जोड़ी तो वैसे कमाल की, सैर कराने में एक-एक तस्वीर देखते हुए सराह रही थी। मैं भाई और भाभी से सख्त ख़वान जिससे भी मेरी बोलचाल बंद है। और फारिस भाई आज से मेरे भाई नहीं है। ऐसा कैसे कर सकते हैं ये सब मेरे साथ? इसका दुःख इसका सदमा दुःख ही नहीं जा रहा था। मुझे पता होता वो मेरे दुबई जाने के बाद शादी करने में कभी ना जाते। तुम कब आई? बालों को समेट कर जूड़ा बनाते हुए जन्नत ने पूछा। अभी कुछ देर पहले भाई भाभी के साथ आई हूँ, सब नीचे हैं। आंटी ने मुझे तुम्हें बुलाने भेजा है, मेहमान आए हुए हैं। जन्नत के होश उड़े और बौखला कर उड़ी। अरे मैं कहाँ मेहमान? ऐमा ने गोया नाक से मुठ रहे थे। हमें तुम अपना ही समझे। वैसे तुम सोफे पर क्यों सो रही थी? अलमारी से अपने सूट निकालती जन्नत चौंक कर मुड़ी। आयमा टांग पर टांग जमाए से देख रही थी। मैगजीन पढ़ते पढ़ते आंख लग गई थी। तुम जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। ये दुरुस्त है फारिस भाई, अब मेरे भाई नहीं रहे, लेकिन तुम मेरी भाभी हो। जल्दी से कपड़े बदल के आओ ताकि मैं तुम्हारा अच्छे से मेकअप कर सकूँ। जन्नत ने कुछ कहने के लिए मुँह खोला, फिर से झुककर अटैच बाथरूम में चली गई। मूंगिया रंग की सुनहरी कामदार ए लाइन फ्रॉक
मैं मलबूस जब वो बाहर है तो ऐमन ने मैगज़ीन से निगाह हटाकर इसे देखा। तुम्हारे बाल बहुत प्यारे हैं जन्नत। वो इसके पीछे आ खड़ी। अब तुम बैठो, मैं तुम्हारी मेकअप नहीं है माँ, पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। मगर इसने एक ना सुनी। इसे ज़बरदस्ती कुर्सी पर बिठाकर ड्रेसिंग टेबल पर निगाह दिलवाई, मगर वहाँ पारस की क्रीम और परफ्यूम के सिवा कुछ ना था। इस दराज़ खींचे मगर मेकअप तो कहीं भी नहीं था। तो वो अभी मैंने अपना सामान सेट नहीं किया। अपनी शर्मिंदगी पर काबू पाती वो तेज़ी से उठी और वार्डरोब के निचले खाने से मेकअप बॉक्स निकाल कर निगाह फुर्ती से इसका लाइट मेकअप किया, बाल बनाए, फिर अपनी भी कुछ नोक पलक संवारी। इसके बाद वो दोनों नीचे आके लाउंज में तो गया। एक महफिल का समाता है कि भाई और भाभी अपने दिनों बेटों के हमरा मौजूद थे। वो इन सबसे खुश लग से मिले। फिर मिसेज शराजी के साथ सिंगल सोफे पर बैठी। असलन तुम्हें पारस भाई के साथ बैठना चाहिए था। आयमा ने सोफे के हत्थे पर टिक कर सरगोशी की। इसने मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया। आयमा की भाभी आमना बहुत मिलनसार और खुश अखलाक थी। 3 बेटे थे, एक 6 साल का, दूसरा 4 साल का। सबसे छोटा वाला अभी गोद में था। घर में तो यकीनन बच्चे तूफान उठाए रखते हैं, मगर इस वक्त वो दोनों बहुत मुअद्दब से अपने बाप के साथ बैठे थे। बड़ा वाला जरा सा सेहतमंद था। सर उठाए जन्नत को ही देखता रहा। इसने एक लम्हे के लिए भी नजरों का जाविया ना बदला था। जब सलाम करने आया तब भी जरा शर्माया जाता। जन्नत ने नाम पूछे तो नाम बताकर मैं मम्मा के पहलू में मुझ पा लिया। लो जी, असद का तो काम हो गया। उजैर भाई, आपके बेटे को एक और लड़की पसंद आ गया। मैंने बकायदा ऐलान किया। सब खिलखिला कर हंस पड़े। डिनर बाहर लॉन में किया गया, जहाँ बारबेक्यू का इंतजाम था। रात गए तक खूब महफिल जमी रही। मिसेस शराजी ने अपनी मेडिसिन लेकर सो गई थी, मगर फारिस और जन्नत ने मेहमानों का पूरा पूरा साथ दिया। आमिना के जन्म के साथ इन चंद घंटों में सदी पुरानी दोस्ती हो चुकी थी। जाते वक्त दोनों के दरमियान फोन नंबर्स का तबादला हो चुका था। आमिना भाभी ने तो खास तौर पर इसे अपनी तरफ आने का कहा था। मेहमान जा चुके तो घर में एक बार फिर खामोशियां रात करने लगी। कमरे में आए तो फारिस की मौजूदगी में तन्हाई एक बार फिर से दिसने लगी। वॉशरूम के दाहिने में इसने खुद को देखा। आयमा ने इसे बहुत अच्छे से तैयार किया, मगर जिसके लिए तैयार किया था इसने तो नजर भर कर भी इसे नहीं देखा था। जूली उतारते चेहरा धोते ही इसकी आंखें फिर से नम होने लगी। दरवाजा पर दस्तक हुई। कदमों की आहट के साथ मुलाजमा की आवाज बुरी। साहब, बेगम साहब आपको बुला रही। फारिस की मध्यम आवाज के साथ कदमों की चाल। वो वॉशरूम से बाहर आया तो कमरा खाली था। रात के 12 बज रहे थे। सिर्फ इसका हाल बताया मेरी शरारती की तबीयत खराब ना। वो इज्जत में कदम उठाती हुई नीचे आ गई। जो मर चुका है इसके साथ मरना चाहती है, जो जिंदा है इसके साथ जीना नहीं चाहती। बाहर गंभीर आवाज किसी पोशीदा दर्द की अक्कासी करती हुई मिसेस राजी के बेडरूम के सामने जन्नत ठिठक कर रुकी। वो दस्तक के लिए हाथ उठाया। फिजा में मिले वो तुम्हारा खून है। मिसेस राजी की आवाज आंसू से बोझ रही। वो मेरा कुछ नहीं है। फारिस का अंदाज का तेज भरा था। इसने हाथ खुले दरवाजे से देखा। सामने बेड वो मिसेस राजी के पास सर झुकाए बैठा था। इसका तो कोई कसूर नहीं है फारिस, मिसेस राजी ने मिन्नत भरे लहजे में कहते हुए इसका हाथ थमा था। आप मुझसे मेरी जान क्यों नहीं मांग देती मम्मी? फारिस के लहजे में बेबसी थी। आवाज बदल आंखों में नमी लिया मिसेस राजी से देख कर रहेगी। अगले कई लम्हों तक इनके माबेन सकूत था। जब तक इसकी नानी जिंदा थी मैं कुछ मुतमिन थी। वो नम आंखों के साथ बोली, मगर अब फारिस खामोश है। छोटा सा यतीम बच्चा है वो। तुम इसे आखिर किस बात की सजा दे रहे हो फारिस? क्या तुम्हें रहम नहीं आता है इस पर? फारिस ने जिन निगाहों से देखा वो अंदर तक कट कर मत करे मेरे साथ ऐसे प्लीज। वो बेबसी से कहकर उठा था। आपने कहा वापस आ जाओ, मैं आगे आपने कहा शादी कर लो, मैंने कर ली, मगर ये नहीं, अल्लाह के लिए ये नहीं। वो तुम्हारा भतीजा है फारिस, तुम इसके लीगल गार्जियन हो, कुछ नहीं है वो मेरा। इसकी आवाज एकाएक बुलंद हुई। मिसेस राजी कर्ब से इसे देकर रखी, अपना हाथ छुड़ाकर तेजी से उठ खड़ा हुआ। जन्नत उजले में दरवाजे से हटकर पिलर के ओट में हो गई। कमरे से बाहर आगे हुए एक लम्हे के लिए रुका था। इसका तनफ्फुस भारी, आंखें सुर्ख हो रही थी। अपनी पेशानी मुझसे से वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया और जन्नत कमाल दम साधे अगले कई लम्हों तक अपनी जगह खड़ी रह गई थी। अपने बेजान खिलौने को संभाल संभाल कर रखने वाले जीते जागते इंसानों के मामले में इतना बेरहम, इतना सपाक सगा यतीम भतीजा जिसे वो अपने कस्टडी में लेने को तैयार नहीं था। तैयार नहीं। इसने सर उठाकर बंद दरवाजे से देखा। मिसेस राजी का चेहरा आंखों में समा गया। कितनी तकलीफ में लग रही थी वो। गहरा से तनफ्फुस लेकर वो उलझे जहन के साथ कमरे में आगे फारिस बैकग्राउंड से टेक लगाए मोबाइल उठाए बैठा था, तेजी से कुछ टाइप करता हुआ। जन्नत की आमद से इसके साफ तनाव का शिकार हुआ। एक सच से निकाल डालती वो वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। अपना ब्लैंकेट और तकिया निकाल कर जब सीधी हुई तो मोबाइल साइड टेबल पर पटक वो सर से लिहाफ था। सर से पैर तक लिहाफ ताने सोने के लिए लेट चुका था। आंखों में जब की परछाइयां लिए वो अब उसे देख रही थी। फारिस का भाई 3 बजे वो अपनी कस्टडी में लेने को तैयार नहीं। मिस राज अपने पुत्र से मिलना चाहती थी, मगर फारिस ने मिलने नहीं दे रहा था। वो उसे अपने पास रखना चाहती थी, मगर फारिस ऐसे नहीं करने दे रहा था। माँ से शदीद मोहब्बत के बावजूद इतनी कितनी अजियत से दो चार किया होता है। ऐसी भी क्या बेबसी, ऐसी भी क्या बेहसी, कैसा इंसान है ये ना? दिल नाम की चीज इसके सीने में भी नहीं है या नहीं? तुम भी इससे मुख्तलिफ नहीं हो जन्नत। इसकी सोच कुछ एकदम बदल लगी। ख्याल जामे तो वो जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई। ड्रेसिंग टेबल के आईने में इसका आग से इसकी कैफियत पर मुस्कुराने लगा था। आवाज अंदर से आई। आवाज हमेशा अंदर से आती थी। कभी मादी पर शायद कभी जमीर की सजा। वो कितनी देर तक सख्त व जामिद खड़ी रही। जैसा कि देखकर इसने हाथ खुले दरवाजे को अंदर की जानिब देख लिया। मिसेस राजी ने खिड़की के सामने कुरान हाथ में लिए बैठी थी। मुलाजमा इनके लिए सेब काट रही। से बेचकर वो खुद इनके पास सेब काटने लगी। गाय बगाए इनकी आंखों में गुज़िश्ता शब फारिस के साथ होने वाली खामी का कोई असर इनके चेहरे पर नहीं था। नाश्ते पर दोनों माँ बेटा मामूल की तरह बातचीत कर रहे थे, जैसे इनके माबेन कोई इख्तिलाफ ना रहा हो, ना कोई मसला चल रहा था।
गिलास उठाकर सारे टेबल पर रखते हुए उन्होंने कुरान बंद किया। चंद लम्हों तक वो मोहब्बत पास नजर से देखती रही। तुम्हें राहत मिला जन्नत? कुछ याद आने पर उन्होंने नरमी से पूछा। असर मिश्रा का। एक लम्हे को रुक कर इसने मिसेस को देखा, फिर आस्की से गर्दन पे मिला दी। राज इतनी आसानी से मुनसफ नहीं होते आंटी। हम जैसे गुनाहगारों पर तो शायद बिल्कुल भी नहीं। अगर राज मुनसफ ना होते तो कोई गुनाहगार ताइब ना होता, काफिर मुसलमान होते, बट के वे राह ना पाते, मोमिनीन का खिताब ना पाते। कॉफी टेबल पर पलट कर वो सीधी बैठी हुई, गाल पर फैसले लटको, कान के पीछे डरते हुए इसने मिसेस राजी को देखा। लबों पर मुस्कुराहट सजाए वो इसे ही देख रही थी। गौर करने के लिए, तदब्बर पाने के लिए, छुपे हुए मायने को वाज़ा करने के वक्त चाहिए, हिम्मत चाहिए, यकीन चाहिए, तलब चाहिए। अपने अंदर के सवाल को समझे जन्नत। यू नो रिग्रेट इट। उन्होंने सेब की काश उठा ली। जन्नत ने खामोशी सच गए आंखें मसलते हुए कुछ मुस्लिम नजर आ रही। तुमने दुआएं क्यों छोड़ दी? कई लम्हों की खामोशी के बाद उन्होंने बहुत नरमी से पूछा, और जन्नत भी जवाब देने में कुछ वक्त लिया। मैं जो मांगती रही हूँ, अल्लाह ने मुझे नहीं दिया। इसकी आवाज़ कम से बोझिल थी। कब तक मांगती रही हो? जन्नत को इनका सवाल समझ न आया। सर उठाकर इसने सवालिया निगाहों से इन्हें देखा। कब तक? साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल। वो तो दम साधे इन्हें देख कर रह गए। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने तो हिम्मत ही नहीं हारी। जन्नत बूढ़े हो गए, बीवी बीमार थी, तब भी उन्होंने औलाद की दुआ मांगना तर्क नहीं की। जन्नत सुनूंगी कौन सी बात? कहाँ आकर वाज़ेह हुई थी? कौन सा पैगाम? कहाँ आकर मिला था? अंबिया की एक खास ये भी होते हैं, वो दुआएं तर्क नहीं करते, सब्र करते हैं और मांगते रहते हैं। जन्नत ने कुछ ना कहा, कुछ कहने की काबिल ना रही। सवाल तुम्हें साया तक लाएगा जन्नत। सवाल है तुम्हें इसकी मायने समझाएगा। कौन कह सकता है इसकी सात्विक मालूमात थी जो इसके अंदर की गुत्थियां समझाने में जीत जुट गई थी।